हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुनामी के ऊपर। क्या आखिर सुनामी हम कहते किसे हैं, सुनामी कितने प्रकार की होती हैं और सुनामी से संबंधित जो जारी की जाती हैं चेतावनियाँ अलर्ट्स, वह कितने प्रकार की होती है और कुछ प्रमुख घटनाएं सुनामी से संबंधित जो काफ़ी पहले जो है घट चुकी हैं, उन सभी बातों पर हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम सुनामी को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करें वीडियो को, तो सुनामी आखिर हम कहते किसे हैं उस बात पर हम डिस्कस करेंगे। अगर नॉर्मली हम जब सुनामी को देखते हैं, तो जो सुनामी शब्द है वह जापान से निकला हुआ वर्ड है। यह एक जापानी शब्द होता है। ठीक है, तो मुख्यतः जापान में जब सुनामी बहुत बड़े पैमाने पर जो है सुनामी का उत्पत्ति जो है वहां पर होती है, तो इस वजह से सुनामी शब्द जो है वो जापान से ही निकला हुआ है। यह सुनामी जापान के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सु तथा नामी। ठीक है, सु प्लस नामी से मिलकर सुनामी वर्ड का जो है यहाँ पर निर्माण हुआ है। सुनामी जो है सु प्लस नामी से मिलकर बना है। सु का अगर हम अर्थ देखें, तो सु का मतलब होता है जापान में हार्बर। हार्बर होता है मतलब बंदरगाह। ठीक है, हार्बर का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। अब जापान में जब सू को मतलब होता है वहां पर हार्बर, और हार्बर भी हम किसे कहते हैं, तो बंदरगाह को कहते हैं। और जो सेकेंड वर्ड है नामी, तो नामी का अर्थ जापान में क्या होता है, लहरें होता है, वेव होता है। ठीक है, इंग्लिश में वेव्स कहा जाता है लहरों को। और नामी का अर्थ जब हम इसको निकालते हैं, तो नामी का अर्थ क्या निकलता है, लहरें। यानी कि मुख्यतः जब हम सुनामी को शाब्दिक अर्थ में जब देखते हैं, तो सुनामी का अर्थ इससे क्या निकलता है कि बंदरगाह की लहर। ठीक है, जो बंदरगाह पर चलने वाली समुद्री लहरें होती हैं, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, जापान में सुनामी कहते हैं। तो जो सुनामी शब्द है, उसकी उत्पत्ति जापान के यहाँ से जापानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो लहरों की श्रृंखला है, लहरों की श्रृंखला से मिलकर बने जो प्राकृतिक यह एक घटना है सुनामी, जो अलग अलग यहाँ पर जब अलग अलग जो लहरें होती हैं समुद्र में उत्पन्न होने वाली बहुत सारी लहरों की एक श्रृंखला से बनने वाली सुनामी क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि समुद्र की जो विशाल जल राशि होती है, ठीक है, महासागर कह लीजिए या समुद्र, तो जो समुद्र की जो विशाल राशि अगर वहां पर विस्थापित होती है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो सुनामी के दोनों अर्थ आपको क्लियर होने चाहिए। शाब्दिक रूप में हम जब इसको तोड़ते हैं, तो उसका अर्थ क्या निकलता है, बंदरगाह की लहरें, यानी जो बंदरगाह पोर्ट होते हैं उस पर पहुंचने वाली जो समुद्र की लहरें होती हैं, उसी को हम सुनामी कहते हैं। और इसका मीनिंग क्या निकलता है कि जो लहरें होती हैं, लहरों की अलग अलग जो है श्रृंखला से मिलकर जो है यह एक प्राकृतिक घटना होती है, जिसकी वजह से समुद्र की जो विशाल जलराशि होती है, व्यापक पैमाने पर जो जलराशि होती है, उसका जो है यहाँ पर विस्थापन होता है और इसकी वजह से समुद्र में हलचल उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमने सुनामी के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे और सुनामी की उत्पत्ति से संबंधित आखिर रीजन क्या है, आखिर सुनामी किस कारणवश हमारे सामने यहाँ पर अर्थ पर उत्पन्न होती है, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले और प्रमुख कारण तो सुनामी का एक यह है कि अधिकांश जो सुनामी होती है, उसकी उत्पत्ति के पीछे भूकंप उत्तरदायी होता है। अब भूकंप क्या है और भूकंप किस वजह से आता है, ये तो मैंने आपको बता रखा है। भूकंप जो है यहाँ पर जब समुद्र की तल में उत्पन्न होता है, तो उसी की वजह से क्या होता है, समुद्र में जो समुद्री लहरें हैं वह क्या होने लग जाती हैं, काफी बड़ी बड़ी जो है उठने लग जाती है, उनमें जो है गति होने लग जाती है। और इसी भूकंप के कारण यहाँ पर ज्यादातर जो समुद्र में उत्पत्ति होने का जो रीजन है सुनामी का, वह रीजन क्या है, भूकंप ही है। ठीक है, तो जो भूकंप होता है वह अगर समुद्र तल में उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे अर्थ पर क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, अन्य कारण भी हैं, जिनकी वजह से भी सुनामी बहुत बार आ जाती है। जैसे कि जब हम ज्वालामुखी की क्रिया को देखते हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है कि ज्वालामुखी के विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप
या तो हम कहें कि जब ज्वालामुखी समुद्र में भी अगर है और वहां पर क्या हुआ कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ज्वालामुखी के विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होने वाली गैसेस होती हैं या फिर हम लावा कहें, तो ये क्या करते हैं, चट्टानों पर दबाव डालते हैं और इसी दबाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उसमें भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं, दरारें आ जाती हैं या फिर वहां पर जो है भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो जो ज्वालामुखी क्रिया होती हैं, चाहे वो स्थलकंड भाग पर घटित होते हैं या फिर समुद्र के एरिया में, तो वहां पर भी जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उसके परिणाम के फलस्वरूप हमारे सामने क्या हो जाती है, भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वहां पर सुनामी भी जो है जनरेट हो जाती है। इसके अलावा भी अन्य कारणों में हम देखें तो प्लेटों का जो खिसकाव होता है, ठीक है, प्लेट विवर्तनी की जो है प्रोसेस, प्लेटों के गति करने के कारण भी बहुत सारे एरियाज में जो सुनामी आती हैं, ठीक है, समुद्र में, वह इसी प्रकार से आती हैं कि वहां पर प्लेटें जो हैं गतिशील है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गति करती हैं या फिर एक दूसरे की दिशा में। तब प्लेटों के खिसकने की वजह से वहां पर क्या होता है, टकराने की वजह से या तो किनारे टूटते हैं या बनते हैं, जो भी क्रिया होती है, ठीक है, वह सभी मैंने आपको बता रखी है। तो प्लेटों के खिसकने की वजह से भी क्या होता है, जो समुद्र की सतह होती है वहां पर क्या हो जाता है, तो समुद्र में जो है गति उत्पन्न हो जाती है, लहरें जो है गति करने लग जाती है और वह काफी जो है बड़े पैमाने पर फैलने लग जाती है। तो इसी की वजह से यहाँ पर सुनामी की भी उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य रीजनों में, तो एक और रीजन होता है समुद्र के भीतर विस्फोट। अगर मान लीजिए हमने किसी भी समुद्र में अगर परमाणु बम विस्फोट कर दिया या फिर हाइड्रोजन बम को जो है फोड़ दिया, इत्यादि जितने भी विस्फोट हैं, अगर हम मान लीजिए कि समुद्र में वह घटना घटित होती हैं इस प्रकार की, तो वहां पर क्या होगा कि जो प्लेटों में आंतरिक जो है क्रियाएं होने लग जाएगी, वहां पर जो है कुछ इस प्रकार की क्रिया होती है कृत्रिम रूप से, जिससे क्या हो जाता है कि कृत्रिम रूप का भूकंप जो है वहां पर जनरेट हो जाता है और जो प्लेटों की क्रियाएं हैं वह भी बदल जाती हैं। तो मूल रूप से अब जब यहाँ पर हम बात करें कि समुद्र में अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से हमने मानवीय हस्तक्षेप के प्रभाव से अगर विस्फोट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, भूकंप जनरेट हो जाता है और वहीं पर भूकंप के समुद्र की तल में जो है उत्पन्न होने की वजह से क्या हो जाती है, सुनामी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा एक और रीजन होता है वायुमंडलीय दबाव का रीजन। वायुमंडलीय दबाव की वजह से यहां पर समझिएगा, जब कभी भी वायुमंडल के प्रेशर की वजह से क्या होता है कि प्लेटों पर दबाव पड़ता है, तो उसकी वजह से प्लेटों में क्या हो जाती हैं, भ्रंश या दरारें जो है उनका निर्माण हो जाता है। जब वायुमंडलीय दबाव का प्रेशर समुद्र की चट्टानों पर लगता है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से भूकंप नॉर्मली किसी स्थलखंड भाग पर आते हैं, उसी प्रकार से वायुमंडलीय दबाव के परिणाम के स्वरूप या फिर वायुमंडलीय प्रेशर की लगने की वजह से इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे समुद्र की जो चट्टानें होती हैं आंतरिक, उस पर भी जो है इसका इफेक्ट होता है और इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आंतरिक भूकंप समुद्र में जनरेट हो जाते हैं, उसी की वजह से सुनामी भी उत्पन्न हो जाती है। फिर अब आगे नेक्स्ट कारण एक और देख लेते हैं हम कि उल्काओं के प्रभाव से, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो उल्काएं होती हैं, ठीक है, जो उल्काएं हमारे जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो जलती हैं, तो वो हमारे पृथ्वी के अर्थ के भूपर पट्टी पर आकर गिर जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कभी कभी उल्काएं जो समुद्र के एरिया में जाकर, अगर मान लीजिए कोई विशाल पिंड है, उल्काएं हैं और वह समुद्र में जाकर गिर जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी क्या होगा कि समुद्र की जो लहरें हैं वह बड़ी बड़ी और हम बात करें कि वहां पर उनमें जो है गति उत्पन्न हो जाएगी और इसी के फलस्वरूप हमारे सामने क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सुनामी की कंडीशन, ठीक है। तो उल्काओं से भी जो है यहाँ पर सुनामी उत्पन्न हो जाती है। परंतु प्रमुख जो कारण है सुनामी का वह क्या है, तो भूकंप भी ज्यादातर जो है सुनामी के उत्पन्न होने के पीछे रीजन होता है, ठीक है। ये बाकी सभी अन्य कारण जो है इसके यहाँ पर भी उत्तरदायी होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि सुनामी जो होती है इसकी आखिर स्पीड कितनी होती है नॉर्मल, तो कुछ कुछ सुनामी इस प्रकार से होती है कि उनकी स्पीड जो है 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। परंतु कुछ सुनामी जो है काफी बड़े पैमाने पर जो है विनाश और तबाही मचाती है। तो लगभग यह हम कह सकते हैं कि जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लगाकर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की हवर की स्पीड भी जो है कुछ सुनामी में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर सुनामी की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सुनामी किस प्रकार से प्रलय मचाती है। अगर इसकी लहरों की हम बात करें तो लहरों की ऊंचाई जो होती है वह लगभग 1 मीटर से ज्यादा ही होती है, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी विशाल लहरें जो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो मिनिमम हम यहाँ पर बात करें तो जो
सुनामी की जो लहरें होती हैं वह कितनी होती हैं, 1 मीटर की होती हैं। अगर ज़्यादा आप जो है इसका अनुभव करना चाहते हैं सुनामी का, तो आप किसी भी हॉलीवुड जो है मूवीज इन पर बहुत सारी बन चुकी हैं सुनामी के ऊपर, तो वह जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको इससे उत्पन्न होने वाली तबाही और किस प्रकार से सुनामी जो है हमारे अर्थ पर बड़े पैमाने पर गति करती हैं, वो सभी आप जो है उन मूवीज के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर सुनामी से संबंधित और भी बातें, जैसे कि सुनामी जो है अलग अलग टाइप्स इसके भी होते हैं। जब हम कभी क्या होते हैं कि सुनामी नॉर्मल तो हम सभी सुनामी जो होती हैं उनको हम सुनामी ही कहते हैं, परंतु हमारे आधार पर यानी हम कहाँ पर स्थित हैं सुनामी के से दूरी के आधार पर इस सुनामी के अलग अलग टाइप हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जब सुनामी को अलग अलग भागों में, तो दूरस्थ सुनामी एक तो हो जाती है, दूसरी हो जाती है क्षेत्रीय सुनामी, और तीसरी हो जाती है स्थानीय सुनामी। अब ये सुनामी अलग अलग हमने टाइप्स कैसे डिवाइड किए हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पूरे अर्थ पर कहीं पर मौजूद हूं। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूं और इससे कहीं दूर, ठीक है, कहीं दूर जो है समुद्र में एक सुनामी उत्पन्न होती है। तो इसी डिस्टेंस के आधार पर हमने इस सुनामी को अलग अलग टाइप में बांटा है। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब समझे यहाँ पर कि दूरस्थ सुनामी का मतलब क्या होता है, तो जब कभी भी जैसे सुनामी होती है, ठीक है, जब सुनामी समुद्र में उत्पन्न होती है तो काफी लंबी जो है दूरी पर हम उस सुनामी से दूर अवस्थित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं दूरस्थ सुनामी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि चिली में, ठीक है, चिली जो देश है वहां पर उसके समुद्र वाले एरिया में अगर वहां पर प्रशांत महासागर का जो एरिया है वहां पर अगर सुनामी उत्पन्न होती है, तो उससे लगाकर अगर प्रशांत महासागर का दूसरा एरिया ले लेते हैं हम, न्यूजीलैंड वाला, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो चिली में उत्पन्न होने वाली सुनामी थी वहां से सापेक्ष जब हम न्यूजीलैंड के बीच की दूरी देखेंगे, तो यह सुनामी जब न्यूजीलैंड तक तरफ जब आएगी तो इसको आने में काफी घंटे लगेंगे, लगभग इसको 3 से 4 घंटे हमें जो है इस सुनामी के बारे में जो है चेतावनी जारी करने के लिए मौका मिल जाएगा। तो लगभग आप यहां पर समझेंगे कि जो न्यूजीलैंड में अगर आप है, तो जो चिली में उत्पन्न होने वाली जो सुनामी है वह आपके लिए क्या हो जाएगी, दूरस्थ सुनामी हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको काफी जो है घंटे मिल जाते हैं आपको संभलने के लिए, उससे संबंधित जो है चेतावनी जारी करने के लिए समय जो है मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सुनामी होती है वह किस प्रकार की हो जाती है, दूरस्थ सुनामी। अगर हम क्षेत्रीय सुनामी की बात करें, तो क्षेत्रीय सुनामी क्या होती है कि हमारे कोई रीजनल एरिया में जो लगभग 1 से 3 घंटे, ठीक है, 1 से 3 घंटे का टाइम हमें जो है उस सुनामी के बारे में चेतावनी जारी करने से संबंधित या हमें जो है उससे संबंधित प्रिकॉशन, ठीक है, तो उससे संबंधित जो है हमारी सुविधाएं करने के लिए जो मौका मिलता है उसको हम कहते हैं क्षेत्रीय सुनामी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम अगर इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में अगर आप है और इसी का जो एरिया है, ठीक है, हिंद महासागर वाले एरिया में अगर दूसरे एरिया में जैसे कि इंडोनेशिया में सुनामी आती है, ठीक है, तो जब कभी भी इस प्रकार से कोई कंडीशन उत्पन्न होती है कि इंडोनेशिया में सुनामी उत्पन्न हुई और वह एरिया कौन सा है, हिंद महासागर का एरिया है, तो जब कभी भी इंडोनेशिया में उत्पन्न जो सुनामी है वह इंडिया की ओर आएगी, तो इसके लिए हमें लगभग 1 से 3 घंटे का जो टाइम पीरियड है वह मिल जाएगा संभलने के लिए। तो जो हमारे ही रीजनल एरिया में अगर कोई सुनामी उत्पन्न होती है जिसके लिए हमें थोड़े से कुछ घंटे मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्षेत्रीय सुनामी। परंतु यहां पर आप समझेंगे कि एक और जो सुनामी होती है स्थानीय सुनामी। यह किस प्रकार की सुनामी हुई, जैसे कि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के ही जो तटीय वाले इलाके में है, यानी कि हम कहें कि अगर मान लीजिए हिंद महासागर का एरिया है, तो उसमें भी अगर अरब सागर की तरफ से या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ से अगर मान लीजिए कोई सुनामी उत्पन्न होती है किसी कारणवश, तो वह हमारे जो है बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, हमारे इंडिया वाले ही किसी नजदीक इलाके में, समीप वाले एरिया में अगर कोई सुनामी उत्पन्न हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्थानीय सुनामी, यानी लोकल लेवल पर जो सुनामी उत्पन्न हो जाती है जिसके लिए हमें काफी कम जो है टाइम मिलता है, मिनटों में हमें जो है कुछ समय मिलता है, उसको हम कहते हैं स्थानीय सुनामी। तो 3 प्रकार की सुनामियां हो जाती हैं आपकी डिस्टेंस के आधार पर कि आप सुनामी से कितनी दूरी पर जो है उस सुनामी को अनुभव करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सुनामी से संभलने के लिए कुछ चेतावनियां जारी की जाती हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सुनामी को या तो उससे संबंधित हम उसे जो है थोड़ा से कम जो है राहत पाले, या फिर उससे संबंधित कुछ जो है सुविधाएं सरकार या प्रशासन जो है वह कर पाए। तो नॉर्मली जब सुनामी संबंधी जो अलर्ट जारी होते हैं उसमें 3 प्रकार की चेतावनियां हमारे सामने यहाँ पर आती है।
तो तीन प्रकार की कौन कौन सी चेतावनियां हैं? फर्स्ट है प्राकृतिक चेतावनी, दूसरा है आधिकारिक चेतावनी यानी ऑफिशियल अलर्ट्स, और थर्ड जो है गैर आधिकारिक चेतावनी। ठीक है, अब हम प्राकृतिक चेतावनी को अगर देखें नॉर्मली, तो प्राकृतिक चेतावनी किस प्रकार से है? तो प्राकृतिक चेतावनी यह नॉर्मली जो स्थानीय वाली जो सुनामी होती है, यानी कि कोई समीप वाले अगर एरिया में सुनामी उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमें जो है कुछ मिनटों का टाइम ही मिलता है उससे संभलने के लिए। ठीक है, अब इस कुछ मिनटों के टाइम में हमें यह भापना आवश्यक हो जाता है कि जो सुनामी है वह एक विपदा के रूप में हमारे सामने आने वाली है। अब प्राकृतिक चेतावनी में क्या होता है कि आप मिनटों यानी कि कुछ समय ही हमें जो है मिलता है इससे संभलने के लिए। तो इसमें अगर हम बात करें कि हम सुनामी से संबंधित जो यंत्र तंत्र होते हैं जिससे हम सुनामी को मापते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें नेचुरल रूप से यहाँ पर संभलना पड़ता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको ज्ञात होगा कि जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे जो पराश्रव्य, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स इन्हें बोला जाता है। तो ये 20,000 जो मेगा हर्ट्स होता है, ठीक है, यहाँ पर जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, उनको जो है कुछ जानवर ही सुन पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, या फिर कुछ समुद्री जो है जीव इस प्रकार से होते हैं कि उन्हें आने वाली जो है सुनामी के बारे में जो है पहले से ही उन्हें पता चल जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, नेचुरल रूप से जो है संकेतों को हमें समझना होता है कि आखिर अब कोई इस प्रकार की विपदा आने वाली है, सुनामी आने वाली है, तो हमें कुत्ते या बिल्ली या फिर अन्य जो समुद्री जीव होते हैं जिनको पहले से ही सुनामी के बारे में पता चल जाता है, तो उन सारे संकेतों को हमें यहाँ पर समझना होता है और उसके आधार पर हमें प्राकृतिक चेतावनी जो है को ध्यान रखना पड़ता है और इसी के आधार पर हम जो यहाँ पर संभल पाते हैं। परंतु ये कंडीशन बहुत कम ही जो है हमें देखने को मिलती है कि कोई इस प्रकार के नेचुरल संकेत जो होते हैं, अलर्ट्स होते हैं, उनको समझ पाए। दूसरे प्रकार की जो चेतावनी होती है वह होती है आधिकारिक चेतावनी, ऑफिशियल रूप से यह जारी की जाती है। अब जब कभी भी हम क्या करते हैं कि हमें यह पता चल जाता है कि किसी एरिया में, जैसे कि मान लीजिए हिंद महासागर एरिया में कोई सुनामी आने वाली है, तो हमारी जब सरकार को यह पता चल जाता है कि अब सुनामी आने वाली है, तब सरकार, शासन और प्रशासन अपने एरिया में अलर्ट जारी करती हैं, चेतावनी जारी करती है, जिसे कहा जाता है ऑफिशियली चेतावनी। यह चेतावनी जब शासन प्रशासन के माध्यम से जारी किया जाता है तो उसमें मुख्यतः जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय होता है वह इसको जारी करता है, और यह क्या करता है कि बहुत सारे जो है अन्य संस्थान जैसे कि एनजीओ हो गए या फिर प्रशासन की जो है संस्थाएं हो गई या फिर राष्ट्रीय मीडिया संस्थाएं हो गई, इस प्रकार से जो संस्थाएं होती हैं जो अलर्ट जारी करके जो है उससे संबंधित जो भी उस एरिया से संबंधित जो भी जनता है उसको यहाँ पर क्या कर सके, सचेत कर सके, इसके लिए जो है यहाँ पर ऑफिशियल चेतावनी जारी की जाती है। ठीक है, तो यही क्या करती हैं, मुख्य रूप से हमारे लिए सुनामी से संबंधित जो है अलर्ट रहने के लिए आधिकारिक चेतावनी ज्यादातर मान्य होती है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट चेतावनी जो है होती है वह गैर आधिकारिक चेतावनी होती है। तो नॉन ऑफिशियल अलर्ट्स क्या होते हैं यहां पर समझिएगा, ये इस चेतावनी में इस प्रकार से होता है कि या तो आपके दोस्त हो गए या फिर आपके कोई परिवारजन हो गए या फिर जो सोशल मीडिया हो गए, इंटरनेट हो गए इत्यादि के माध्यम से जब हमें यह पता चलता है कि अब सुनामी आने वाली है, तो उसको हम कहते हैं नॉन ऑफिशियल चेतावनी, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा तो कोई आधिकारिक चेतावनी जारी नहीं की जाती है, परंतु हमारे दोस्त ने कह दिया या फिर सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो गई कि अब जो है चेतावनी आने वाली है, तो इस प्रकार की जो चेतावनियां होती है उसको हम कहते हैं गैर आधिकारिक चेतावनी। परंतु जब कभी भी हम सुनामी से संबंधित चेतावनी की बात करें तो वहां पर ऑफिशियली जो चेतावनी होती है उसी को यहाँ पर मान्य करा जाता है, उसी पर ज्यादातर जो है हमें वेल प्रूफ जानकारी जो है मिलती है, क्योंकि जो आधिकारिक चेतावनी होती है वह बिल्कुल जो है गणना करने के माध्यम से भूकंप और ज्वालामुखी की जो स्थिति उत्पन्न होने वाली स्थिति होती है जहां पर हम सुनामी को यहाँ पर चेक करते हैं, तो हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग होता है वह यहाँ पर चेतावनी जारी करता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की चेतावनियां होती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे भारत में किस प्रकार से आखिर भविष्य में होने वाली जो है चेतावनी को भारतीय तंत्र के लिए विकसित किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राचीन भारत की जब हम बात करें तो प्राचीन समय में भारत में किसी भी प्रकार की सुनामी की कोई घटना घटित नहीं हुई है, इसलिए हमारे यहाँ पर भारत में, इंडिया में किसी भी प्रकार के कोई तंत्र की व्यवस्था सुनामी से संबंधित नहीं बनाई गई थी, न ही इसके लिए कोई स्पेशल जो है कार्य किया जाता था ताकि हम जो है सुनामी से अलर्ट जो है हो पाए या फिर उससे संबंधित कोई
विशेष कार्य जो है हम हमारे इंडिया में किया जा सके। परंतु क्या हुआ कि जब 2004 में इंडोनेशिया में, ठीक है, हिंद महासागर के इंडोनेशिया वाले इलाके में जब 2004 में काफी बड़े पैमाने पर एक सुनामी जनरेट हुई, जिससे भारत भी जो है इफेक्टेड हुआ, और उसकी वजह से फिर भारत में भी एक भविष्यवाणी करने वाले जो है तंत्र की स्थापना के लिए भारत में कार्य किए जाने लगा, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई सुनामी की जो घटना अगर भारत से संबंधित अगर होती है तो वहां पर कोई पहले से ही जो है चेतावनी जारी कर दी जाए, ताकि जो है हमारे यहाँ पर कम जो है नुकसान इससे हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब भारत की तंत्र की बात करें तो इसी 2004 के बाद जो है सुनामी जब आई थी 2004 में, तो इससे उत्पन्न जो तबाही थी भारत में, तब यहाँ पर हमारी सरकार ने एक्शन लिया और भारतीय तंत्र के लिए यहाँ पर कुछ कार्य किए गए। ठीक है, तो इसके संदर्भ में सुनामी की चेतावनी जारी करने के लिए भारत ने इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग मिशिगन सिस्टम, ठीक है, मिशिगेशन जो सिस्टम है इसको बोला जाता है शॉर्ट में IOTWS, इन्होंने विकसित किया। अब 2004 में क्या हुआ कि हमारे जो पूरे रीजनल वाले एरिया में इस 2004 की जो सुनामी से 14 देश इफेक्टेड हुए थे। तो यहां पर भारत ने क्या किया, भारत समेत 14 देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, फिर इंडोनेशिया भी आता है, फिर इसके बाद फिलीपींस आते हैं, इत्यादि जो हमारे रीजनल देश हैं, ठीक है, वह सभी जो है जो प्रभावित हुए थे, इन्होंने क्या किया, एक यहां पर सहयोग करने के बाद इस इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग मिशिगन सिस्टम की स्थापना की। ठीक है, IOTWS। इसमें इन सभी देशों ने इस प्रकार यह माना कि अगर मान लीजिए कोई भी रीजनल में एरिया में अगर सुनामी की स्थिति जनरेट होती है, उत्पन्न होने की स्थिति बनती है, तो एक देश जो है दूसरे से जो है सूचना साझा करेगा, डेटा जो है शेयर करेगा कि अब जो है हमारे एरिया में सुनामी आने वाली है। तो इसलिए इस प्रकार के तंत्र को हमारे भारत द्वारा जो है 14 देशों की मदद से यह जो है सिस्टम विकसित किया गया है। यह सिस्टम क्या करता है, हमारे पूरे एरिया में जो हिंद महासागर वाला एरिया है उसमें क्या करता है, भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है, ये दोनों प्रकार की घटनाओं से ही अत्यधिक जो है सुनामी आती है। तो यह जो सिस्टम होता है भूकंप और ज्वालामुखी के घटित होने की घटना को समुद्र में देखता है कि अगर मान लीजिए क्योंकि वो भूकंप आने वाला है समुद्र में, तो वहां पर पहले ही हम ये मान लेते हैं कि अब सुनामी की जो है यहाँ पर उत्पत्ति हो पाती, तो इसी बेस पर यहाँ पर ये जो सिस्टम है वह कार्य करता है। ये सिस्टम जो है मुख्यतः दो तरह से काम करता है। ठीक है, पहला तो यह हो जाता है कि समुद्र में जो बन रहे दबाव यानी कि प्रेशर को यह क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, और दूसरा जो है यह लहरों को मापता है। यानी कि अगर समुद्र में प्रेशर कितना है, अगर उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, ज्यादा प्रेशर जो है समुद्र की चट्टानों में लग रहा है या फिर वहां पर कोई प्रेशर में परिवर्तन आ रहा है, तो पहले तो यह क्या करता है, दबाव को नापता है सिस्टम, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करता है। फिर उसके बाद जो है यह लहरों को मापता है, यानी कि कितनी ऊंचाई की जो है लहरें, अगर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जो है लहरें उठने लग जाती हैं तो वहां पर यह फिर क्या करता है, यह सिस्टम अपने जो सहयोगी देश हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर सूचना को साझा करता है कि अब कुछ सुनामी की स्थिति जो है उत्पन्न होने वाली है। इन सारे जो डेटा को यह इकट्ठा करता है सिस्टम, वह इकट्ठा करके गृह मंत्रालय को जारी करता है। सारे जो विभिन्न देश हैं 14 देश, इनको क्या करता है, गृह मंत्रालय को जारी करता है। हमारा जो ये इंडिया का सुनामी जो तंत्र है भविष्यवाणी करने वाला, यह क्या करता है, हमारे भारत के गृह मंत्रालय को सारा जो डेटा इकट्ठा करेगा, ठीक है, गणना करेगा, उसको यहाँ पर जारी करेगा, और इसी आधार पर फिर हमारे पूरे इंडिया वाले एरिया में जहां पर भी इस सुनामी की संभावना रहती है कि कोई क्षेत्र प्रभावित होने वाला है, तो उससे संबंधित उसको चेतावनी जारी करता है, ऑफिशियल वाली चेतावनी। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। मुख्यतः जब हम देखते हैं तो भूकंप की वजह से ज्यादातर जो है सुनामी जनरेट होती है। तो प्रमुख जो है भूकंप से जनरेटेड जो सुनामी है अलग अलग हुई है, उनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो प्रमुख जो भूकंप जनित सुनामी है उसमें आता है इंडोनेशिया में। 2006 में इंडोनेशिया में भूकंप की वजह से सुनामी आई थी। इसमें इंडोनेशिया का जो जावा प्रायद्वीप है, जावा वाला जो है ठीक है इलाका, उसमें क्या हुआ कि 7.7 तीव्रता की जो है भूकंप से जनित सुनामी आई, और उसकी वजह से 654 लोग जो है इसकी वजह से इफेक्टेड हुए, मारे गए। फिर नेक्स्ट जो है सुनामी आई थी सोलोमन प्रायद्वीप में। सोलोमन प्रायद्वीप आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाले इलाके में। तो इस इलाके में 2007 में जो है जनरेटेड हुई थी भूकंप की वजह से। पश्चिमी सोलोमन प्रायद्वीप में 8.0 तीव्रता का जो भूकंप है वह इस एरिया में आया था और इसकी वजह से सुनामी उत्पन्न हुई।
जिसकी चपेट में आकर 52 लोग जो है मारे गए थे। ठीक है, तो यह काफी कम पैमाने पर मानते हैं हम। इसके बाद समोआ जो है, ठीक है, समोआ भी आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाले इलाके में मिल जाएगा, छोटे छोटे द्वीप समूह है ये। और समोआ जो है इसमें 2009 में आई थी भूकंप से जनित सुनामी। समोआ में रिक्टर पैमाने पर, ठीक है, रिक्टर स्केल जो होती है उस पर 8.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी के कारण 190 लोग मारे गए थे। इसी प्रकार से चिली में 2010 में एक सुनामी आई थी और चिली में 8.8 तीव्रता के भूकंप से उपजी जो सुनामी थी इसके कारण करीब 600 लोग जो है मारे गए थे। अब इंडोनेशिया में एक और सुनामी आई थी 2010 में, जो यहाँ पर आएगा सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा जो प्रायद्वीप है इलाका, इसमें 7.7 जो है तीव्रता के भूकंप और सुनामी की वजह से 112 लोग मारे गए थे 2010 में आई सुनामी से, और 500 लोग जो है इससे लापता हो गए थे। तो ये सभी जो है घटनाएं भूकंप से उत्पन्न होने वाली सुनामी थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमुख सुनामी की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो 21वीं सदी में सबसे भयंकर सुनामी आई थी वह आई थी हमारे एरिया में, हिंद महासागर वाले एरिया में 26 दिसंबर 2004 को। इसकी वजह से भारत भी हमारे यहाँ पर इफेक्टेड हुआ था। ठीक है, भारत समेत 14 देश ऐसे थे जिसमें हम कहें कि श्रीलंका भी होता है, थाईलैंड होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, इंडोनेशिया होता है, बहुत सारे जो हमारे रीजनल देश हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, उसमें यहाँ पर इस हिंद महासागर में आई 26 दिसंबर की 2004 की जो है सुनामी की वजह से ये सभी इफेक्टेड हुए थे। अब इस सुनामी की वजह से यहाँ पर आप समझेंगे ये सुनामी कहाँ पर आई थी, तो सुमात्रा, जो सुमात्रा वाला जो द्वीप है, ठीक है, ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, इस वाले एरिया में यह इसका अधिकेंद्र था, एपिसेंटर था इसका सुमात्रा प्रायद्वीप। ठीक है, और इसी एरिया से यहाँ पर क्या हुआ कि 8.9 तीव्रता, लगभग 9 पॉइंट की जो तीव्रता वाला भूकंप इस सुमात्रा वाले एरिया में आया था, अधिकेंद्र था इसका। और यहाँ से जब यह भूकंप जनरेटेड हुआ तो इसकी वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिर इसके बाद श्रीलंका, इंडिया इत्यादि जो देश है, ठीक है, मालदीव, यहाँ पर तक सोमालिया, तो पूरा जो हिंद महासागर वाला एरिया था इस 2004 वाली सुनामी से जो है दहल गया था। और इसी जो है सुनामी के कारण यहाँ पर फिर भारत में भी यह बात उठने लगी कि अब जो है हमें सुनामी से संबंधित चेतावनी जो है जारी करनी होगी। तो ये काफी जो है प्रमुख घटना थी उस समय जब यहाँ पर ये जो है घटना घटित हुई थी, तो ये याद रखिएगा आप। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ और प्रमुख घटनाओं की, जिसकी वजह से यहाँ पर अन्य जो घटनाएं थी उसकी वजह से कहीं कहीं जो है तबाहियां हुई है। अगर नॉर्मली हमने जो हिंद महासागर की घटना की बात करी तो उसमें क्या हुआ था कि जो प्रमुख रूप से हमारा भारत का जो दक्षिण वाला एरिया था उसमें भी जो तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला था, ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया में उसकी वजह से ज्यादातर इफेक्ट हुआ था। इसी प्रकार से यहाँ पर नागपट्टनम जो जिला था वह ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। ठीक है, और इसी जो सुनामी थी, हिंद महासागर वाली जो सुनामी थी, उसमें लगभग 2.5 लाख की जो पॉपुलेशन थी वह इफेक्टेड हुई थी। परंतु यहाँ पर जब हम अन्य घटनाओं की बात करें इसकी वजह से काफी जो है बड़े पैमाने पर अन्य देश जो है प्रभावित हुए, उसके बारे में यहाँ पर बात करना आवश्यक हो जाती है। अन्य घटनाओं में मुख्यतः यहाँ पर बात करेंगे हम जापान वाली सुनामी की। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 11 मार्च 2011 को, ठीक है, ये तारीख याद रखिएगा, 11 मार्च 2011 को एक सुनामी आई। ठीक है, तो यहाँ पर आए जो सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप, ठीक है, 21वीं सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था जापान में। और इसकी वजह से क्या होने लग गया, जो जापान का समुद्र वाला एरिया है उसमें क्या होने लग गया, लहरें बड़ी बड़ी जो है उठने लगी, और उसकी वजह से क्या हुआ, भारी विनाश वहां पर हुआ जापान में, जिसकी तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर 9.0 थी। तथा भूकंप का जो केंद्र था वह कहां पर था, जापान के मियागी प्रांत की राजधानी सेंदई से 130 किलोमीटर पूर्व समुद्र तल में 24 किलोमीटर की जो है गहराई में था। अब इस 2011 में आई जो है सुनामी की वजह से क्या हुआ, जापान में बहुत भारी पैमाने पर जो है तहस नहस हुआ, और उसकी वजह से जो सेंदई हवाई अड्डा था वह तो बह गया। इसके अलावा बड़े बड़े जो जलपोत हैं, घर है, मकाने इत्यादि जो बड़े नुकसान होते हैं जो बंदरगाह के समीप, वह सभी जो है इस सुनामी की घटना की वजह से जापान में वहां पर जान माल की हानि हुई, और इसकी वजह से वहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है थी उसकी में भी जो है लोग मारे गए। और इसी 2011 की वजह से जापान में एक और प्रमुख घटना हुई थी। जापान में भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र, ठीक है, ये जापान में था, जो परमाणु संयंत्र था फुकुशिमा दाइची, इसकी में क्या हो गया,
इस 2011 के भूकंप से आई जो है सुनामी की वजह से इसमें विस्फोट हो गया। परमाणु संयंत्र में विस्फोट होने की वजह से रेडियोधर्मी जो है रिसाव होने लग गया जापान में, और यह यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु हादसे से भी सबसे भयानक हादसा माना गया। ठीक है, यानी कि जो यूक्रेन में जो परमाणु हादसा हुआ था, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र हादसा जो था, उसमें उसको माना जाता है पूरे हादसे के रूप में सबसे भयानक हादसा। परंतु सेकंड नंबर पर जो है इसी फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में विस्फोट का जो हादसा था, इसको माना जाने लगा 2011 में हुई घटना को, इसलिए यह याद रखिएगा। अब फुकुशिमा दाइची जो परमाणु संयंत्र में 14 मार्च 2011 को फिर से क्या हुआ, हाइड्रोजन विस्फोट हुआ। ठीक है, लगभग 3 दिन की यहाँ पर आपको गैप दिखेगी, और 3 दिन के बाद फिर एक और क्या हुआ, फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में हाइड्रोजन विस्फोट भी हो गया, और जिस कारण से क्या हुआ कि विश्व इतिहास में, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार जापान ने फिर क्या लगा दिया, जापान में परमाणु आपातकाल, ठीक है, परमाणु इमरजेंसी की घोषणा कर दी। और जापान में आए जो है शक्तिशाली जो है भूकंप ने वहां तो तबाही मचाई ही, साथ ही पृथ्वी को अपनी धुरी से लगभग 4 इंच जो है विस्थापित कर दिया, अपनी जगह से खिसका दिया, जिससे जो पृथ्वी की गति थी 1.6 माइक्रो सेकेंड जो है बढ़ गई इस भूकंप के आने की वजह से। तो ये सभी जो प्रमुख घटनाएं थी हमारे सुनामी से संबंधित, वह सब आप अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा और इनका मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो आज की क्लास है वह जो है दी एंड होती है, परंतु यहाँ पर आपका जो होमवर्क स्टार्ट हो जाता है। जितने भी लोकेशंस के बारे में, सुनामी, पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि के जो मैं नाम बताता हूँ, लोकेशंस, देशों के नाम बताता, उस सभी का जो होमवर्क है आपके सामने कि अब से आने वाली जितने भी क्लासेस होगी उसमें आप जो है इन लोकेशंस को एटलस के माध्यम से, ठीक है, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप एटलस को देखें। ठीक है, एटलस की वजह से आपको जो है मैपिंग जो है अच्छे से क्लियर हो जाती है, और पूरा जो वर्ल्ड भूगोल है, चाहे फिर उसके बाद आप इंडियन भूगोल को भी देखेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आता है। इसलिए अभी आपका जो होमवर्क है वह यह रहेगा कि आप जो है इन सभी लोकेशंस को अच्छे से एटलस, ठीक है, मैप में जरूर देखते जाइएगा। अब यहाँ पर हमारा जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है हमारी psc.com साइट को विजिट कर सकते हैं, और मैं यहीं जो है अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अलविदा कहता हूँ। आपको क्लास किस प्रकार से लगी है आप प्रतिक्रिया देना ना भूलें दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद।